आप लोग क्या करोगे, अब प्रैक्टिस करोगे। किससे रिलेटेड, मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप एनटीएससी का क्वेश्चन उठाओ, पैटर्न उठाओ और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करो, वो सब आप लोग को यहाँ मिल जाएंगे। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, लेट करेंगे नहीं, थोड़ा सा टाइम बचा है, लेकिन हम लोग स्टार्ट तो जरूर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का एक रिव्यू लेते हुए चलेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग को एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक हम लोग ने बात कर ली मुगल्स जाते हैं, फिर कौन भारत के अंदर आता है, वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है हमारी। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारी शुरू होगी एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, या यूरोपियंस के अराइवल के साथ में। कौन थे वो यूरोपियंस जो भारत के अंदर आए और भारत के अंदर आने के बाद उन्होंने मुगल सत्ता को पूरी तरीके से हिला के अपनी सत्ता को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, भारत के अंदर यूरोपियंस में आने वाले इकलौते ब्रिटिशर्स नहीं थे या अंग्रेज नहीं थे सिर्फ और सिर्फ, जिन्होंने आके भारत को कहीं ना कहीं ट्रेड करने की कोशिश की और ट्रेड के बाद रूल करने की कोशिश की। ऐसा करने वाली 5 पावर्स तो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। 5 मेन पावर्स की बात करेंगे हम लोग, जिन्होंने भारत के अंदर आके ट्रेड के लिए एंट्री की और भारत में कहीं ना कहीं रूल करने की कोशिश की, उनमें से कुछ पावर्स ने। ठीक है, तो एडवेंट, सोने की चिड़िया। ठीक है, हम भारत को हमेशा से सोने की चिड़िया, क्योंकि रिच इन द रिसोर्सेज, मैंने बताया था रिसोर्सेज में बहुत रिच है। बोला क्या जाता है इसको, गोल्डन बर्ड इन ट्राई कलर। ठीक है, गोल्डन बर्ड इन ट्राई कलर इसको बोला जाता है। ठीक है, ये बात हम लोग याद रखेंगे, और याद क्या रखने की ज़रूरत है ये तो हमको पता ही है। इसलिए क्या थे, यूरोपियंस भारत की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। और भी कुछ रीजंस हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे कि ये यूरोपियंस भारत में क्यों आने की कोशिश कर रहे थे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से यूरोपियंस थे जो भारत आए, है ना। एक क्रोनोलॉजी है, ठीक है, एक क्रोनोलॉजी है PDEDF। ठीक है, क्या है, PDEDF। ये क्रोनोलॉजी आपको याद करनी है कि इस फॉर्म में क्या हुआ, ये यूरोपियंस हमारे भारत के अंदर आए। सबसे पहले पुर्तगीज, ये पुर्तगाल से आए थे भाई साहब। कौन थे ये, पुर्तगाल से आए थे। पुर्तगाल, रोनाल्डो को जानते हो आप लोग, हैं, फुटबॉलर। तो ये रोनाल्डो जहाँ का है पुर्तगाल का, ये पुर्तगाल से ही आए हुए लोग थे पुर्तगीज, जो भारत के अंदर बिजनेस करने आए थे, ट्रेड करने आए थे। कहाँ पहुँचे थे ये, कैलिकट एक जगह पड़ती है नॉर्दर्न तमिलनाडु और केरला को अगर मिला दोगे आप, तो इन दोनों रीजन के अंदर ये पूरा कैलिकट था जहाँ पे रूल किया करते थे कुछ डायनेस्टीज। तो ये पुर्तगीज वहाँ पे एंटर किए कैलिकट के अंदर। कब आए थे, 1498। वास्को डिगामा पढ़ा था अभी हमने। ठीक है, तो ये वास्को डिगामा सबसे पहले भारत के अंदर आया, पहला यूरोपियन था, इसलिए हमको इसको याद रखना जरूरी है। देखिए डच आए उसके बाद में, ठीक है, सेकंड डच आए। डच आते हैं सूरत के अंदर। सूरत कहाँ है, गुजरात। ठीक है, और जितने भी सारे के सारे हैं सब सूरत के अंदर आते हैं। गुजरात में आ रहा है, हाँ देखिए मैं बता रहा अभी, ये कैलिकट में आया, ये सूरत के अंदर आ रहा है। देखिए क्या होता था कि जो कोस्टल रीजन था, ठीक है, कोस्टल रीजन का मतलब अगर ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ रहे होगे तो क्या होता है, जो बाउंड्रीज होती हैं किसी भी कंट्री की, वो सी से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती है। तो वो सी रूट को पकड़ के आया करते थे। अब वो सी रूट से उतरेंगे कहाँ, कोस्टल रीजन पे ही उतरेंगे, तो वो इसलिए एंट्री जहाँ करते थे या अपना फैक्ट्री कहीं पे भी लगाया करते थे, वो कोस्टल रीजन को ही बनाया करते थे। इसलिए ज़्यादातर लोग सूरत के अंदर आना ईजी समझा उन्होंने, और सूरत के अंदर आए। ठीक है, ये लोग सूरत के अंदर 1600 के बाद में आए हैं। उससे पहले ये कैलिकट में 1600 से पहले आ गए। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, ये रीज़न अभी हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इंग्लिश भी आए सूरत में, ये डेट देख लो एक बार, 1602। इंग्लिश आए हैं 1608 में, डेन्स आए हैं 1616 में, और फ्रेंच आए हैं आपके 1668 के अंदर। अब ये जिम्मेदारी आपकी है, ये आपको पता होना चाहिए कि 1498, 1606, 1608, 1616 और 1668 इस समय भारत के ऊपर कौन रूल कर रहा है। उन्होंने किंग के नाम, मोनार्क के नाम आपको पता होना चाहिए कौन रूल कर रहा है। ये प्रैक्टिस करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग देखेंगे कौन था इस समय। तो यूरोपियंस भारत के अंदर क्यों आए थे, पहला रीजन तो मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले कि यूरोपियंस भारत के अंदर आए थे। उसके पीछे क्या रीजन था कि भारत एक क्या है, सोने की चिड़िया है, तो उस वजह से इन लोग ने रिसोर्सेज बहुत रिच है भारत के पास में, इसलिए ये लोग यहाँ पे आए। दूसरा रीजन है, इसको हम लोग 3G नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, 3G नाम देते हैं। 3G का मतलब हमने इसको माना है, पहला गॉड, दूसरा गोल्ड, और तीसरा क्या है, ग्लोरी। ये लोग किस लिए भारत के अंदर आए थे, पहली चीज थी गॉड। गॉड से हम लोग समझेंगे टू स्प्रेड द रिलीजन, अपने धर्म को प्रमोट
प्रमोट करने के लिए आए थे। ठीक है, यूरोप में कितने ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन रहा करते हैं। ठीक है, क्रिश्चियनिटी वहाँ पे है, तो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए ईस्टर्न एरिया के अंदर ये लोग थे, भारत के अंदर आना चाह रहे थे। तो इन्होंने एशिया के रीजन को जब पकड़ा तो वो पहला रीज़न था इनका कि अपने रिलीजन को स्प्रेड करना चाह रहे थे, इसलिए क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए आए। भारत के अंदर मुगल्स भी तो आए थे। मुगल्स क्या करने आए थे? वो एक तो रूल करने के लिए आए, ट्रेड करने के लिए आए, और तीसरा काम क्या करने आए थे? वो करने आए थे यहाँ पे अपने रिलीजन को प्रमोट करने, इस्लाम धर्म को प्रमोट किया। ऐसे इन्होंने क्या करा, अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने आए। दूसरा देखिए गोल्ड। ठीक है, गोल्ड से पहले देख लो ग्लोरी, ग्लोरी के लिए आए थे। ये कहीं ना कहीं क्या हुआ था, यूरोपियन रीजन के अंदर अपनी ग्लोरी को खोते चले जा रहे थे। वो जो इनको एक अहमियत मिली हुई थी, वो अहमियत कहीं ना कहीं अपनी जो रीजन इनको मिले थे, जहाँ जहाँ पे ये लोग रूल किया करते थे, वो रीजन को खोना शुरू कर दिया था। रोमन एम्पायर सबने सुना है, रोमन एम्पायर के बारे में सब लोग जानते हैं, है ना। तो रोमन एम्पायर को हटा के वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर आ गया था। ऑटोमन एम्पायर एक इस्लामिक एम्पायर था पूरी तरीके से, जो मिडिल ईस्ट से लेके यूरोप के रीजन तक उसने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिए सारे ट्रेड रूट्स वगैरह सब। तो वो ऑटोमन एम्पायर क्या था, उसने आके वहाँ पे कैप्चर कर लिया। अब ऑटोमन एम्पायर ने जब वहाँ कैप्चर कर लिया तो इन लोगों ने ढूंढा दूसरा रास्ता कि दूसरे रूट क्या हो सकते हैं हमारे पास, कि हम वहाँ पे जाके दूसरी जगह अपना बिजनेस कर सकें, व्यापार कर सकें, या किस तरीके से हम लोग जिएंगे। तो वो ग्लोरी को गेन करने के लिए इन लोगों ने क्या करा, एशिया के रीजन के ऊपर आना शुरू किया। दो रीजन हो गए। तीसरा देखिए गोल्ड। गोल्ड का मतलब क्या है, जितना भी हम लोग मनी रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है, तो वो गोल्ड या ट्रेड, गोल्ड का मतलब आप मान लो ट्रेड, या जितनी भी रिसोर्सेज थी उन रिसोर्सेज के लिए भारत के अंदर आए, जो हम लोग ने अभी बात की कि भारत एक गोल्डन वर्ल्ड है। ठीक है, तो ये गोल्ड के लिए आए। गोल्ड के लिए, गोल्ड का मतलब रिसोर्सेज के लिए आए, और रिच रिसोर्सेज भारत किस में था, पहली चीज़ तो स्पाइसेस, भारत के पास स्पाइसेस बहुत बेहतरीन पाए जाते थे। ठीक है, दूसरी चीज़ कॉटन एंड सिल्क हैंडलूम्स, भारत के पास कॉटन और सिल्क के हैंडलूम्स बहुत अच्छे थे, इस वजह से ये लोग आए यहाँ पे। अब रीज़न क्या था स्पाइसेस के लिए, स्पाइसेस में भी देखो ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर के लिए काली मिर्च जो होती है, काली मिर्च, तो उस काली मिर्च के लिए कहीं ना कहीं स्पाइसेस के लिए भारत के अंदर आए। अब देखिए यूरोप का रीजन क्या है, यूरोप के रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा मीट यूज़ होता है, मीट मतलब मांस मच्छी वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वहाँ पे। तो यूरोपियन रीजन के अंदर उस मांस मच्छी वगैरह को या मीट को प्रिजर्व करने के लिए क्या करना पड़ता था, उसको किसी ऐसी ठंडी चीज़ों में यूज़ करना पड़ता था, ठंडी जगह रखना पड़ता था। जब तक ठंडी जगह नहीं रखोगे वो चीज़ ख़राब हो जाती थी, तो बहुत ख़राब हो जाता था मीट, ऐसा हुआ करता था उस समय में। तो उसका एक ऑप्शन मिला कि आप उसमें अगर मसाला लगा के रख दो तो मसाला लगाने से मीट खराब नहीं होता है। तो इनको क्या मिला कि उस समय देखो फ्रिज तो थे नहीं, ये फ्रिज तो थे नहीं उस समय में, फ्रिज वगैरह का रेफ्रिजरेटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था उस समय में। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या करा कि ब्लैक पेपर या मसाला भारत से लिया, और वो मीट को प्रिजर्व करने के लिए वो कहाँ ले गए, यूरोप के अंदर ले गए। तो भारत से इतना ज़्यादा डिमांड था मसालों का कि ये लोग यहाँ से जब वास्को डी गामा पहली बार मसालों को लेके गया, स्पाइसेस को लेके गया, तो उसने वहाँ पे 60 टाइम्स 60 गुना महंगी वहाँ पे मसाले को बेचा है उसने। ठीक है, 60 गुना महंगे, मतलब अगर 10 रुपीज़ में ले गया वो यहाँ से, तो 10 की मल्टीप्लाई 60 से कर दो, 10 रुपये का मसाला ले जाके 600 रुपया में वो वहाँ पे बेच रहा है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वो आप लोग इससे समझ सकते हैं। चलो ठीक है, तीसरा एक रीज़न और था 3Gs के बाद में, कि यूरोपियन रीजन के अंदर जैसे अभी हम लोग ने बताया कि ऑटोमन साम्राज्य ने आके वहाँ पे कैप्चर कर लिया था। उसके अलावा एक रीजन और था, फ्यूडल सिस्टम पहले चला करता था। ठीक है, पूरी दुनिया में क्या था, एक फ्यूडल सिस्टम चला करता था। आज के टाइम में भी एक फ्यूडल सिस्टम चला करता है कि क्या होता है, एक हायरार्की चलती है। वो हायरार्की का मतलब प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, इस टाइप की एक हायरार्की चलती है। उस समय में भी क्या था, एक फ्यूडल सिस्टम चला करता था, एक हायरार्की चला करती थी। उसमें सबसे टॉप पे रहता था राजा, जिसको हम लोग किंग कहते हैं। ठीक है, राजा रहता था, किंग कहते हैं जिसको हम लोग। फिर रहते थे ड्यूक्स। ठीक है, ड्यूक्स क्या होते थे, मिनिस्टर्स हुआ करते होंगे, उन राजाओं के मिनिस्टर जो हुआ करते थे वो ड्यूक्स हुआ करते थे। लॉर्ड्स होते थे। लॉर्ड्स का मतलब, जैसे भारत के अंदर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल करने आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, अपने गवर्नर्स यहाँ पे अपॉइंट करे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम सुना होगा, रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुना होगा, वॉरेन हेस्टिंग का नाम सुना होगा, ये सब गवर्नर वाइसरॉय भारत के अंदर आए। तो ये क्या हुए, लॉर्ड्स हुए। ठीक है, मतलब
अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए आए, तो ये लॉर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है। नाइट्स हुआ करते थे। नाइट्स मतलब मान लो आप ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग नाइट्स मान लेते हैं कि वो क्या है, ट्रेड के लिए काम करते हैं, मतलब ट्रेड का जो हेड होगा वो क्या होंगे, नाइट्स होंगे। उसकी देखिए नाइट्स का मतलब ये है कि कोई कंपनी भारत के अंदर आके एस्टेब्लिश हुई, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब वो जितना भी ट्रेड करेगी वो ट्रेड का सारा हिस्सा अपनी कंट्री में भेजेगी, जैसे ब्रिटेन में भेजेगा वो, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में भेजेगा, तो वो कहलाए नाइट्स, जो ट्रेड व्यापार किया करते थे, व्यापार को बढ़ावा दिया करते थे। उसके बाद है सर्फ्स, ठीक है। अब ये सर्फ्स वॉशिंग पाउडर निरमा वाला नहीं है, ठीक है, ये सर्फ वो वाला नहीं है। इस सर्फ की जो बात हो रही है, ये सर्फ का मतलब होता था पीजेंट्स, एक तरीके से आप लोग समझ सकते हो क्या होता था, पीजेंट्स होते थे एक तरीके से, ठीक है, पीजेंट्स या लोअर टू पीजेंट्स होते थे। सर्फ्स का मतलब ये होता था कि मतलब अगर आप वहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हो, वर्कर हैं ये लोग, डेली वेजेस के बेसिस पे इनको रखा जाता था। मतलब आप किसी भी नहीं, प्रीस्ट नहीं आते थे। प्रीस्ट क्या है, वो एक रिलीजन के बेसिस पे सेक्ट को जब डिवाइड किया जाता है, हायरार्की जब बनाई जाती है, वो आते हैं। ये फ्यूडल सिस्टम जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, और एडमिनिस्ट्रेशन में प्रीस्ट नहीं आएंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रीस्ट। तो ये पीजेंट्स थे। ये देखो एक तरीके से ट्रेड सिस्टम चल रहा है, बस किस तरीके से गुजारा होगा, खाना पीना होगा, उसकी बात कर रहे हैं, पेट भरने की बात चल रही है, ठीक है। तो पीजेंट्स, लोअर टू पीजेंट्स सर्फ हुआ करते थे, और सर्फ वो होते थे कि मेरी ज़मीन पे कि आप खेती करो और उस खेती के बदले में अनाज मैं आपको थोड़ा प्रोवाइड कर दूंगा, वो कहलाते थे सर्फ्स, ठीक है। किसी की ज़मीन पे काम करके उनकी ज़मीन के बदले उनको अनाज बस मिल जाता था, और कोई मजदूरी इस तरीके की नहीं मिलती थी, बस उनको खाने पीने भरे का अनाज मिल जाता था, वो होते थे सर्फ्स। अब हुआ क्या प्रॉब्लम, ये फ्यूडल सिस्टम पूरी तरीके से क्या हुआ, ब्रेक हो गया, इधर उधर 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 हो गया। ब्रेक कैसे हो गया, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य ने या ऑटोमन एम्पायर ने इनके ऊपर जब रूल करना स्टार्ट किया तो यूरोपियंस पूरी तरीके से बिखर गए, क्योंकि वहाँ पे जो सर्फ्स थे, पीजेंट, जिस एग्रीकल्चर के ऊपर रूल काम किया करते थे, वो एग्रीकल्चरल फील्ड या जो भी जिस तरीके की रिसोर्सेज होती थी उसको कंट्रोल ऑटोमन ने अपने हाथ में ले लिया। तो जब ये सर्फ्स नाइट्स को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, वो ट्रेड अपने एरिया में नहीं कर पाएंगे, तो ट्रेड के बेसिस पे लॉर्ड्स के पास भी पैसा नहीं जाएगा, और जब लॉर्ड्स के पास नहीं जाएगा तो ड्यूक कहाँ से मिलेंगे, और ड्यूक को नहीं मिलेगा तो फिर राजा को पैसा कहाँ से आएगा। तो इन लोगों ने क्या करा, फिर एक ईस्टर्न एरिया जिसको हम लोग एशिया बोलते हैं, एशिया की तरफ इन लोगों ने देखना शुरू किया कि इस सब से बचने के लिए ऑटोमन एम्पायर कहाँ पे नहीं है, ऑटोमन एम्पायर इधर अमेरिका की तरफ नहीं है, और इधर आ जाओ अगर तो एशिया की तरफ नहीं है, तो चलो हम लोग कहाँ चलते हैं, एशिया की तरफ चलते हैं। इन लोग ने ये चीज़ डिसाइड की और ये सब लोग एशिया की तरफ आए। उनमें से सबसे पहले आने वाले कौन थे, पुर्तगीज़ थे। चलिए ठीक है, अब पुर्तगीज़ भारत के अंदर जब आए तो पुर्तगीज़ में सबसे पहले वास्को डी गामा, हम लोग याद करते हैं कि वास्को डी गामा भारत आया, तो वास्को डी गामा से पहले भी कुछ लोगों ने कोशिश की थी जो भारत के रूट को खोजने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट कहना सही होगा कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया, वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की थी? ये कहना एकदम गलत है, ठीक है। इसका मतलब तो ये हो गया वास्को डी गामा ने भारत की खोज की या भारत को कहीं ना कहीं देखा, इससे पहले क्या भारत नहीं था? भारत तो हम लोग कब से पढ़ते चले आ रहे हैं, एंशिएंट से पढ़ते आ रहे हैं, मिडिवल से पढ़ते आ रहे हैं। अब आके वास्को डी गामा ने 1498 में एक देख लिया कि भारत है यहाँ पे, तो ऐसा थोड़ी है वास्को डी गामा ने उसकी खोज कर दी है, ठीक है, या डिस्कवरी कर दी है। तो भारत की डिस्कवरी करने वाला वास्को डी गामा नहीं था। वास्को डी गामा क्या है, इंडिया के रूट की डिस्कवरी करने वाला था कि एक यूरोप से जो रूट आएगा, ये यहाँ से जो रूट, ये पूरा का पूरा रूट आएगा, इस रूट की डिस्कवरी करने वाला कौन था? वास्को डी गामा था, है ना। तो एक रूट की डिस्कवरी करने वाला था। ऐसे बोलते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी की, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी कहना एकदम गलत है। कोलंबस ने क्या करा था, कोलंबस ने बस एक रूट की खोज की थी, ठीक है, एक खोज को, हाँ बोलो। तो ये हाँ, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द कंप्लीट सी रूट ऑफ इंडिया, इतना बोलेंगे, ठीक है। वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए
तो क्या हुआ, जब वास्को डी गामा निकले तो वास्को डी गामा कहाँ से निकल रहे हैं, ये पुर्तगाल है, ठीक है, ये पुर्तगाल है। तो वास्को डी गामा को यहाँ से आना है कहाँ पे भाई, भारत के अंदर आना है। भारत के अंदर ये वाला रीजन कैलिकट है। चलिए, वास्को डी गामा यहाँ से निकलते हैं, क्यों यहाँ से निकलते हैं और इस वाले रूट को पकड़ के आते हैं? रास्ता तो ये भी है, देखो मेडिटेरियन सी से होते हुए अगर आप जाओगे तो ये भारत के अंदर पहुँचना अरेबियन सी हो गया ये, ठीक है। तो इससे आना बहुत आसान था और बहुत शॉर्ट रास्ता भी है, इससे आ सकते थे, क्यों नहीं आए इससे? मालूम नहीं, अभी बताया था हमने बताया था ऑटोमन एम्पायर ने क्या करा था, इनके ऊपर अटैक करा था और ऑटोमन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को हटा के यूरोपियन रीजन को अपने अंडर में ले लिया था। अब यूरोपियन और ये मिडिल ईस्ट का रीजन है पूरा। अब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसके अंदर समझ आएगा, ये तो अफ्रीका है, ये ऊपर का रीजन जितना है ये सब मिडिल ईस्ट का है। तो मिडिल ईस्ट के रीजन के ऊपर तो कैप्चर किसका है भाई, पूरा ऑटोमन एम्पायर है। ऑटोमन एम्पायर इनको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप इधर से जाओ, बिल्कुल नहीं अलाउ करेगा। तो इन लोग को एक नया रूट ढूंढने की जरूरत है कि कौन सा नया रूट होगा। तो ये यहाँ निकले पहले, ठीक है। सबसे पहले देखो निकला कोलंबस। कौन निकला? कोलंबस निकला, ठीक है। कोलंबस जब निकला यहाँ पे रूट को देखने के लिए, तो कोलंबस जब निकला तो कोलंबस यहाँ से यहाँ तक आता है, यहाँ पे आके रुक जाता है, ठीक है, यहाँ पे आके रुक जाता है। अब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आके देखो, नेविगेशन पॉलिसी थी नहीं उस टाइम पे, नेविगेशन वगैरह कि मतलब रूट को नापने के लिए एक नेविगेटर के क्या कह सकते हैं जिसको, जिससे हमको एक पैमाना पता लग जाए कि हमको जाना किधर है। आज के टाइम में अगर आप सी रूट में बैठोगे तो आपको क्या है, एक नेविगेशन के थ्रू, एक मैप के थ्रू एक डायरेक्शन मिल जाती है कि यहाँ हमको जाना है। तब ऐसा कुछ था नहीं। तो यस सर, ग्रीनलैंड की प्राइमरी सर उसमें इतने टर्म्स के लिए तो वो सर अफ्रीका कोस्ट लाइन से तो आ सकता था। अफ्रीका के कोस्ट साइड से, इस लैंड एरिया से? नो सर, जो कोस्ट लाइन से टच होके भी आ सकता है सर, उसमें टर्म्स करते राउंड से लेके गया है। अच्छा, ऐसे बात कर रहे हो आप, ऐसे करके आ सकता है, ऐसे आ सकता था, ये बोल रहे हो आप। अच्छा देखिए, ये क्या है, लैंड रूट है, ठीक है, ये लैंड रूट है पूरा का पूरा। लैंड के ऊपर नहीं जा सकते, ये पहली तो चीज़। इनको आना किससे है? सी ट्रेड से आना है, क्योंकि उस टाइम पर जहाज शिप वगैरह चला करती थी, चलेंगे तो शिप से ही। तो ये शिप जहाँ से चलती थी, ये शिप के थ्रू ऐसे आते थे। अब मैं ऐसा लाइन बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ये लाइन के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। हो सकता है ये यहाँ भी हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो, जहाँ सी है पूरा का पूरा, तो ये सी के ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो इन सी में से किसी भी जगह होगा। तो ये यहाँ से कोलंबस चला, कोलंबस ने क्या करा, कोलंबस देखो यहाँ से जब चला तो यहाँ से आने के बाद यहाँ पे रुक गया। अब उसको डायरेक्शन नहीं मिली, उसको लगा या तो एक डायरेक्शन ये जा रही है और एक डायरेक्शन ये जा रही है, दो रास्ते हैं मेरे पास में, दोनों रास्ते में से किधर जाऊँ। अब वास्को कोलंबस क्या हुआ, यहाँ पे आके रास्ता भटक गया या भूल गया। तो कोलंबस ने क्या करा, राइट टर्न की जगह क्या ले लिया, लेफ्ट टर्न ले लिया। और लेफ्ट टर्न लेते लेते कहाँ पहुँच गया वो, ये है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका ये नॉर्दर्न अमेरिका है और ये सदर्न अमेरिका है। तो जब वो यहाँ पहुँचा तो उसको क्या मिल गया, एक रूट मिल गया अमेरिका की तरफ जाने के लिए, ठीक है। तो कोलंबस ने इस तरीके से अमेरिका को देख लिया। दूसरे अब वहाँ से निकलते हैं बार्थोलोमो डियास। क्या नाम है इनका, बार्थोलोमो डियास। अभी आगे हम लोग इसकी बात करेंगे, बार्थोलोमो डियास, ठीक है। ये बार्थोलोमो डियास क्या है, इसके बाद में निकलते हैं। ये 1487 और 88 के अंदर निकलते हैं। कोलंबस के बाद सेकंड ट्राई करने, बार्थोलोमो डियास निकले। बार्थोलोमो डियास फिर यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से आने के बाद यहाँ पे खड़े हो जाते हैं आगे, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे खड़े हो जाते हैं आके, तो इनको क्या हो, इनको ये चीज़ पता होती है कि क्या हुआ है कि ये वाला जो रूट है कहीं ना कहीं, ये वाले रूट की वजह से डाइवर्जन हो जाते हैं। तो इस रूट के डाइवर्जन के लिए इन्होंने इसको नाम दे दिया था केप ऑफ स्टॉर्म। केप ऑफ स्टॉर्म नाम दिया किसने, बार्थोलोमो डियाज ने इसको नाम रखा, केप ऑफ स्टॉर्म है यहाँ पे। अब क्या होता है, अब थोड़ा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग समझें कि जब हम सी रूट पे चला करते हैं तो सी रूट पे चलते समय कुछ हवाएं या विंड्स होती हैं, इतनी तेज़ होती हैं कि आप अगर शिप से जा रहे हो तो आपकी शिप के रुख को मोड़ दिया करती हैं। अगर आप बहुत तेज़ जा रहे हो तो हवाएं क्या होती हैं, वो शिप के रुख को मोड़ दिया करती हैं, डायरेक्शन चेंज कर देती हैं। इतनी तेज़ हवाएं वहाँ पे चला करती हैं, विंड्स चला करती हैं। तो यही हुआ इनके साथ में, बार्थोलोमो डियास के साथ में। अब ये यहाँ पे खड़े हुए, इनकी डायरेक्शन को मोड़ दिया किसने, हवाओं ने, विंड्स ने जो मोड़ दिया। कोलंबस के साथ में भी यही हुआ था। एक तो वो सी रूट भटका, दूसरा भटकने का रीज़न क्या था कि जो विंड्स थी, वो विंड्स जो थी उसके अगेंस्ट में चल रही थी,
और वो अगेंस्ट में उसको कहाँ ले गई, इस साइड में ले गई, है ना। वो गाना सुना है ना, ले जाएं जाने कहाँ हवाएं हवाएं, तो ये हवाएं जो हैं कहीं पे भी ले जाया करती हैं अगर आप इस रूट के ऊपर चलो। लेकिन तीसरी बार में जब वास्को डी गामा आया तो वास्को डी गामा की आप किस्मत अच्छी कह लो या कह लो कि उसके कहीं ना कहीं ये चीज़ होनी ही थी कि उसको भारत का रूट देखना था। तो वास्को डी गामा एक ऐसे एटमॉस्फेयर में आता है जिस एटमॉस्फेयर के अंदर इस सी रूट्स की हवाएं बहुत मंद मंद और धीमे धीमे चलती हैं, बहुत तेज़ नहीं चलती हैं। जैसे भारत के अंदर अगर आप लोग देखो तो जो होता है लू चलती है ना, एक लू का सीज़न आता है, विंड्स बहुत तेज़ चलती है, ठीक है। तो एक सीज़न में चलती है, हमेशा तो नहीं चला करती है। ऐसे यहाँ पे एक सीज़न था जिस सीज़न के अंदर वास्को डी गामा निकले और यहाँ पे आए और इन्होंने इसको नाम दिया केप ऑफ गुड होप। क्या नाम दिया, केप ऑफ गुड होप, नाम दिया केप ऑफ गुड होप। अब केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये यहाँ पे बड़े आगे की तरफ जहाँ जाना चाह रहे थे वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है बार्थोलोमो डियास और कोलंबस इस डायरेक्शन की तरफ जाके गलत जा चुके हैं, तो इनको यही डायरेक्शन में जाना है। दूसरी चीज़ है विंड्स भी इनको हेल्प कर रही हैं वहाँ जाने के लिए, तो ये आगे की तरफ बढ़े। अब आगे की तरफ जब ये बढ़े तो यहाँ पे इनको एक गुजराती ट्रेडर मिल जाता है जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था, अब्दुल मजीद। एक ट्रेडर है, वो यहाँ से क्या करता है, बहुत सारे स्पाइसेस को उठाता है और यहाँ केप ऑफ गुड होप पे आके बेचा करता है। यही रूट को वो फॉलो करता है इससे। तो इसको क्या मिल गया, वास्को डी गामा को ये पर्सन मिल गया। तो अब्दुल मजीद इनको लेके कहाँ चला गया, कैलीकट पे लेके चला गया कि ये रूट है भैया भारत। तो इस तरीके से वास्को डी गामा कैलीकट पे पहुँचे और वास्को डी गामा को ये चीज़ पता थी कि यहाँ पे एक रूलर रूल किया करता था, उसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था, जमोरिन। जमोरिन यहाँ पे रूल किया करता था। जमोरिन को ये चीज़ पता थी कि यहाँ पे एक यूरोपियन ट्रेडर आने वाला है, वो हमारे यहाँ आके बहुत सारा हमको धन देगा और कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा इधर से आ रहा है, इतनी दूर से आ रहा है, तो कुछ ना कुछ हमारे लिए लेके आ रहा हो। तो जमोरिन जो रूलर थे उन्होंने यहाँ पे इनका वेलकम किया। वेलकम करने के बाद कैलीकट पे परमिशन मांगी उन्होंने कि मैं यहाँ पे ट्रेड करना चाहता हूँ, और आए यहाँ से आके ये आके स्पाइसेस लेके चले गए, ठीक है। तो वास्को डी गामा इस तरीके से भारत के अंदर आए और भारत के अंदर आके इस रूट को पकड़ते हुए केप ऑफ गुड होप से होते हुए बोला जाता है कहाँ चले गए, ये कैलीकट के तट पे चले गए। और कैलीकट पे जाके 1498 के अंदर इन्होंने क्या करा, भारत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट किसका हुआ, पुर्तगीज पावर का हुआ, ठीक है। ये बार्थोलोमो डियास जो बात कर रहे थे हम लोग 1477 और 88 में, सॉरी 1487 और 88 के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे आए थे इस रूट के ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने केप ऑफ गुड होप की जगह नाम क्या दिया था, केप ऑफ स्टॉर्म। इनसे रिलेटेड हमको ये चीज़ याद रखनी है, तो इन्हीं के थ्रू कहीं ना कहीं दूसरा होता है। अब पुर्तगीज़ पावर भारत के अंदर आती है, तो देखिए पुर्तगीज़ पावर, उसके बाद में कौन सी पावर आई, डच आए भारत के अंदर, डच के बाद में इंग्लिश आते हैं भारत के अंदर, फिर डेन्स आते हैं भारत के अंदर, और लास्ट में फ्रेंच आते हैं भारत के अंदर। ये पुर्तगीज़ पावर भारत के अंदर सबसे पहले आती है 1498 के अंदर, और सबसे लास्ट में भारत को छोड़ के जाते हैं 1961 के अंदर, क्योंकि इन्होंने गोवा को कैप्चर करके रखा हुआ था, और गोवा को ये लोग छोड़ते कब है, 1961 के अंदर। सबसे पहले आए, सबसे लास्ट में गए। अब पुर्तगीज़, फिर डच, फिर फ्रेंच, पुर्तगीज़, डच, फिर इंग्लिश, फिर डेन्स और फिर फ्रेंच। इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, वो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्लियर है, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है हम लोग का अभी टाइम। अगर हम हाँ, तो ये यहाँ तक कोई डाउट किसी को, किसी भी तरीके का, चलिए कोई डाउट हो किसी भी तरीके का तो आप टेक्स्ट मैसेज वगैरह करके पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई डाउट। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, इसके बाद की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू।